दोस्तों नमस्कार। 2014 में यानी 12 बरस पहले जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी। आज वह 147 करोड़ हो चुकी है। 2014 में इस देश में पुलिस का खर्चा प्रति व्यक्ति के हिसाब से 505 रुपए हुआ करता था और 12 बरस के बाद प्रति व्यक्ति पर जो पुलिसिया खर्चा है वह 1177 रुपए हो चुका है, यानी दुगने से भी ज्यादा। उस दौर और इस दौर में गृह मंत्रालय का बजट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। उस वक्त 84,000 करोड़ रुपए का बजट होता था होम मिनिस्ट्री का। इस वक्त 2,55,234 करोड़ का बजट है इस बार। और उनके दायरे में दिल्ली पुलिस भी आती है, सीआरपीएफ भी आती है, बीएसएफ भी आती है, सीआईएसएफ भी आती है, आईटीबीपी भी आती है, एसएसबी भी आती है, असम राइफल्स भी आती है, एनएसजी भी आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आता है। और उसी को मिला के प्रति व्यक्ति पर होने वाला खर्चा 505 रुपए से बढ़कर 1,177 रुपए इस देश में हो गया। इतना व्यापक और बड़ा और कई गुना ज्यादा बजट किसी दूसरे मंत्रालय का नहीं बढ़ा है। जिस सुप्रीम कोर्ट के आश्रय इस देश ने बीते 12 वर्षों में सत्यमेव जयते या न्याय इस शब्द को धुंधलाता हुआ पाया, उस सुप्रीम कोर्ट का बजट 2014 में 134 करोड़ था, जो आज की तारीख में तकरीबन 650 करोड़ हो चुका है। यह शुरू में जानकारी सिर्फ आपको इसलिए दी गई क्योंकि इस दौर में इस देश के भीतर के हर क्षेत्र को लेकर जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार को लेकर इस देश के भीतर गुस्सा व्याप्त क्यों हो गया है और सरकार का नजरिया अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और इस देश के इंस्टीट्यूशन के जरिए अपने रौब को दिखाना जो रहा, उसी का असर हुआ कि इस देश में हर किसी ने खामोशी ओढ़ ली। कोई कुछ बोलता ही नहीं था और एक मैसेज लगातार जा रहा था कि गृह मंत्री की ताकत इस देश के तमाम दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की तुलना में उनके कामकाज का तरीका, उनकी अपनी छवि कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन एक झटके में यह समूचा बजट, समूची टेक्नोलॉजी और जो भी नजर रखने की जो भी परिस्थितियां अपनाई गई, वो सभी चीजें एक झटके में धुंधली सी पड़ने लगी है। क्योंकि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जंतर मंतर पर छात्रों की छवि को कैद करके उनके अतीत को खंगालते हुए किस पर कौन सी एफआईआर दर्ज इससे पहले कभी हुई या नहीं हुई, यानी सिर्फ चेहरे को पकड़ के उसके आश्रय जो सरकार ने अपना डाटा बैंक बना रखा है, उसके जरिए छात्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार ने कहा कि लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे एफआईआर हैं जिनके ऊपर पहले से केसेस दर्ज हैं। बड़े महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा इस दौर में हर किसी चीज पर लिया है। यहां तक कि पहले जो मनरेगा था उसमें भी इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। यह अलग मसला है कि आरटीआई के जरिए जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि जो चेहरा पकड़कर इस जानकारी को हासिल करते हैं कि उनका अतीत क्या है या वह किस रूप में इससे पहले काम करते रहे, 80% गलत साबित हो जाता है। लेकिन बात इस वक्त उसके आगे की इसलिए है क्योंकि जिस वक्त हम आपको बतला रहे हैं कि इस देश में पुलिसिया खर्च कितना बढ़ गया, उसी दौर में एक क्षण के लिए देखिए इस देश के भीतर स्कूलों की तादाद कम हो गई। 2014 में इस देश में स्कूली शिक्षा का बजट 55,000 करोड़ रुपए था, जो 12 बरस के बाद 83,000 करोड़ तक पहुंचा है, यानी मैक्सिमम 30,000 करोड़ रुपए 12 वर्षों में एजुकेशन, वह भी स्कूली, जहां जेन अल्फा अब शहरों पर और शहर दर शहर और गांव दर गांव निकल रहा है क्योंकि सब कुछ ढहढहा सा गया।
एक रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन की भी रही और एक रिपोर्ट नीति आयोग ने भी बनाई और यह बतलाया कि जब आप स्कूल का निर्माण करते हैं तो उसकी उम्र जो होती है और उसमें आने वाले छात्रों की संख्या जो बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको हर पंचवर्षीय योजना के तहत उसमें कम से कम 112% का बजट बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा चीजें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन यहां तो मामला ओवरऑल बजट में भी 50% से आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस देश में चरमराती हुई एजुकेशन व्यवस्था और उसके साथ लोगों के खड़े होने वाले आक्रोश के पीछे का वो आक्रोश जो अब हर क्षेत्र से निकलकर क्यों आ रहा है और उनकी निगाहों में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों समा गए हैं और प्रधानमंत्री इस दौर में यह क्यों सोचने लग गए हैं कि दरअसल बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन बदला है, अब अगली बारी इस देश के तमाम राज्यपालों को बदलने की है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कुछ दिनों की छुट्टी पर चली गई है। सबसे लंबे वक्त से वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, जो एक वक्त गुजरात की भी मुख्यमंत्री रही, आनंदीबेन पटेल है। उंगलियां उठी, टकराव शुरू हुआ, इस दौर में अयोध्या कांड हो गया। सवाल यह उठा अब अगले बरस चुनाव है जिसमें 5 से 6 महीने का वक्त है, वह भी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो मैसेज जा रहा है देश भर में कि दरअसल हम किसी काबिल हैं ही नहीं और हमने रोब दाब से सब चीजों को दबा कर रखा था, तो वह तो एक विस्फोटक स्थिति में जाकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इस दौर में इस देश का युवा, उसको हम नौकरी दे पाने की स्थिति में नहीं है और परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई कि हमारी टीम ने जब उसका आकलन शुरू किया तो बतलाया कि 2014 में जब प्रधानमंत्री शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने, उस वक्त इस देश में 11,07,000 स्कूल सरकारी चल रहे थे और अब की तारीख में जब जगह जगह पर बच्चे खड़े हो रहे हैं तो इनकी संख्या 10 लाख के नीचे आ गई है। पिछले साल का डाटा 10,13,000 है और इस दौर में एक साल के भीतर एवरेज निकालिएगा तो यह तकरीबन 9,85,000 पर आकर खड़ा हो जाएगा। यानी स्कूल बंद हो रहे हैं, हर दिन 25 स्कूल बंद। मसला इतना भर नहीं है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों के परिवारों को 5 किलो अनाज जो आप बांटते हैं, लेकिन फीस या मिड डे मील भी बद से बदतर, शिक्षा है नहीं। तो जो नामांकन होता था स्कूलों में वह 2014 में 26 करोड़ 95 लाख था, जो आज की तारीख में घट गया और 24 करोड़ 70 लाख पर आकर खड़ा हो गया। यानी हर चीज कम हो रही है। इस देश के टॉप मोस्ट 5 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा स्कूल बंद हो गए, उसमें नंबर 1 पर आज से नहीं बल्कि इस देश में सबसे लंबे वक्त से जो बीजेपी रही वो मध्य प्रदेश भी उसमें सबसे बड़ा राज्य है। 29,599 स्कूल पिछले साल तक बंद हुए। इस साल का आंकड़ा एवरेज के लिहाज से लगभग 31,000 हो चुका है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसका आंकड़ा 26,000 पार कर चुका है। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है जो लगभग 11,000 हो चुका है। चौथे नंबर पर असम है जो लगभग 9,000 होने को है और 5वें नंबर पर झारखंड है जो लगभग 6,000 हो चुका है। यानी स्कूल बंद, छात्रों में स्कूल जाने की रुचि खत्म, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ढहता हुआ और इन सब के बीच इस देश के भीतर पुलिसिया खर्चा 505 रुपए से बढ़कर 1,177 रुपए पर और इस पूरी गवर्नेंस को चलाने के जो तरीके हैं वह 2014 की तुलना में इस देश के भीतर जो बढ़ते चले गए वो लगभग 8 लाख करोड़ पार कर गए, जो उस वक्त 1.25 लाख करोड़ रुपए होते थे। यानी गवर्नेंस है, यानी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने जो किला बनाया है, जो सुरक्षात्मक किला इस देश के सरकारी बाबुओं का चलता है, उनको हर दिशा में महंगाई भत्ता मिलेगा, पैसा मिलेगा, काम कुछ हो या ना हो। उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उस शख्स के पास है, उसके जरिए इस देश में पुलिसिया अंदाज, एक पुलिसिंग डेमोक्रेसी इस देश के भीतर आएगी। लेकिन एक झटके में वो कैसे गायब हो गई, सरकार में हड़कंप मच गई, संगठन बदला,
गवर्नर बदलेंगे और इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल को ही बदल डालेंगे, क्योंकि सरकार को यह भी ज्ञान किसी ने दे दिया, इस देश के भीतर का जो युवा है, अगर उसको आप 28 बरस एवरेज मान रहे हैं, जो इस वक्त भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा युवा तबका है, जो एक लिहाज से चरम पर है, और दूसरी तरफ जो इस देश के भीतर बैठे हुए सांसद और मंत्री हैं, उनका एवरेज 58 और 60 बरस के भीतर है, यानी 25 से 30 बरस के अंतर की सोच और 25 से 30 बरस कम अंतर की सोच के बीच यह देश कुछ इस तरीके से फंस गया कि अब पुलिसिया अंदाज धूमिल पड़ गया। जितनी व्यवस्था सिक्योरिटी को लेकर जंतर मंतर पर की गई, उसमें कौन जानता था कि एक झटके में एक बच्चा निकलेगा बांकुड़ा, जो वेस्ट बंगाल में है, वहां के गांव से वो बस पकड़ेगा, बांकुड़ा पहुंचेगा, वहां से एक दूसरी रेलगाड़ी पकड़ेगा, कोलकाता आएगा, कोलकाता से रेलगाड़ी पकड़ेगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली में पैदल चलते हुए जंतर मंतर पहुंचेगा और जंतर मंतर पर जाकर वो बैठ जाएगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद वो वापस लौटेगा और जब यह ऐलान होगा कि स्कूल दर स्कूल अब हमको निरीक्षण करना है, तो वो बच्चा अपने गांव के स्कूल के भीतर जाएगा, जो कारीसुंडा गांव है बांकुड़ा का, वहां पर वो जाकर पहुंचेगा, परखेगा, देखेगा, और इन सबके बीच सत्ता नाराज हो जाएगी, सत्ताधारी पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे, वो निकल कर आएंगे, मारपीट करना शुरू करेंगे और उसके पिता की मौत हो जाएगी। ये जिक्र हम आपसे जो कर रहे हैं उसका नाम अब्दुल अजीज है, उसके पिता का नाम शेख मोहम्मद माफिक है। कॉकरोच जनता पार्टी वहां से पहुंचकर वापस निकलकर वो आंदोलनरत है। इस दौर में जो पहुंचे बांकुड़ा, इस ऐलान के बाद वो बच्चे कौन हैं, उनकी उम्र क्या है, उनका खर्चा कहां से आता है, यह सवाल सत्ता के जहन में होगा। लेकिन उनके घर के भीतर झांकने के बाद जो रिपोर्ट है वो बतलाती है कि यह तो सर पे कफन बांध कर निकले हैं कि इस देश के भीतर इतना गहरा अंधेरा है कि अब हमें सब कुछ छोड़कर इस देश को पहले पटरी पर लाना तो होगा ही। हम किसी की गद्दी बदलने नहीं निकले, हम सिर्फ बताना चाहते हैं आप जवाबदेही लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, चीजों को ठीक कीजिए, ठीकने के लिए पॉलिसी बनाइए, उस पॉलिसी के साथ हम खड़े हो जाएंगे, हम सब कुछ ठीक करेंगे आपके साथ खड़े होकर। लेकिन नहीं कीजिएगा तो फिर इस देश के भीतर में हर कोई, और खास तौर से वह दिमाग जो शिक्षित है, वो दिमाग जो स्कूल कॉलेज देख रहा है, देख चुका है, वो जान गया है कि दरअसल इस देश में परीक्षा तो आप दिला देते हैं लेकिन उसके बाद आपको काम तक देने के लिए नहीं है। जब ये परिस्थिति बड़ी होती चली जा रही है तो एक क्षण के लिए वो तमाम परिस्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और देसी तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। ये पहला मौका है कि इस देश का वह युवा मन, वह छात्र जिसके भीतर एनर्जी इस देश को संभालने की होती है, वह इस देश की परिस्थितियों को देखकर इतना बेचैन हो गया कि उसके भीतर का आक्रोश अभी भी कोई हिंसक परिस्थिति में उसको लेकर नहीं ला रहा है। वो बहुत ही संयमित तरीके से चीजों को आपसे जिरा कर रहा है, सवाल कर रहा है। और आप सुप्रीम कोर्ट में बतला रहे हैं कि जंतर मंतर पर 2500 ऐसे बच्चे थे जिनका असामाजिक तत्व थे, जो कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, हम उस एफआईआर को नहीं मिटाएंगे। तो सरकार ने जो वादा किया था एफआईआर छात्रों की खत्म कर देंगे, तो सरकार ने अपने एनालिसिस के तहत वो खत्म क्यों नहीं किया? और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सरकार के सुर में सुर मिलाकर कहने लग गया, हम कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी के पास आप आइए और बतलाइए और समझाइएगा कि इस छात्र पर एफआईआर क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और छात्र कह रहे पहले आप हमको पूरी की पूरी लिस्ट तो दे दीजिए, वह भी नहीं देते हैं। कमेटी में कौन होगा इसको भी बहुत सस्पेंस की तरह आपने रखा हुआ है। यानी पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बन रही है जिसमें जिनके भीतर सवाल है वह उन सवालों के साथ सड़क पर आने को तैयार हो गया। उसके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, दुनिया भर की जानकारी को वो जानता समझता है, उसकी भाषा पार्लियामेंट में बैठे पॉलिटिशियन से कहीं अच्छी है,
उसके अपने इमेजिनेशन कंट्री को लेकर कैसे हैं, वो कॉम्पिटिवली बेहतर हैं, तो फिर ये टकराव की परिस्थिति के भीतर जो बूढ़ी होती जा रही पीढ़ी है वो जवान होती पीढ़ी को बता रही है परंपरा, संस्कृति, वह रोजगार को युद्ध की दिशा में नहीं ले जा रही है कि यह जरूरी है, इस दौर में एम्प्लॉयमेंट वार कितना जरूरी है, वो नहीं जा रही है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि स्किल इंडिया का मतलब होता क्या है। वो नहीं समझ पा रही है कि इस दौर की पूरी पीढ़ी, अगर उसको हमने उसकी एनर्जी का इन्वेस्ट अगर इस देश में नहीं होगा तो आने वाले वक्त में भारत जब बूढ़ा होना शुरू होगा 2030 के बाद, तो 2047 में भारत विकसित देश नहीं होगा, दुनिया के सबसे गरीब और लाचार देशों की कतार में भारत खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा हम ये आपको जरूर बतलाएंगे आज, लेकिन पहले आक्रोश की इस तस्वीर को तो देख लीजिए। ऐसे दृश्य इस देश के कई शहरों में है, आक्रोश छात्रों का कई शहरों में है और ये गांव तक चला गया। और गांव के भीतर भी आवाजें जो शहरों तक नहीं पहुंच पाती है या शहर की योजना गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। और सरकार जिस जनधन के आसरे या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो करती थी उसके आसरे जो जीना जी रही है, उसमें यह देश कितनी अंधेरी गुफा में जा रहा है और क्यों ये 2047 तक सबसे ज्यादा गरीब और भुखमरी और मुफलिसी का देश हो सकता है, विकसित तो दूर की बात है। क्योंकि इस दौर में भारत जो सबसे चरम पर युवा तबका इस वक्त मौजूद है, हर बरस भारत में तकरीबन 1,35,00,000 बच्चे रोजगार की तलाश में निकलते हैं। और आपको जानकारी देकर हैरत हमको खुद होती है कि जब हमारी टीम ने निकाला, एवरेज ये सरकार जो सरकारी नौकरियां हैं वह पूरे देश में सिर्फ 50,000 दे पाती है। प्राइवेट सेक्टर और उसके जरिए अलग अलग तरीके से जो खपाया जाता है उनकी तादाद 50 से 60 लाख होती है और बाकी मजदूरी में तब्दील हो जाते हैं। जो सड़क पर है वो आप देख पा रहे हैं। इस देश से पलायन हो गया जिन बच्चों को, उनको आप नहीं देख पा रहे हैं। पलायन का मतलब मजदूरी के तौर पर नहीं, पलायन का मतलब इस देश में एजुकेशन सिस्टम चौपट है, रोजगार मिलेगा नहीं, अब चलिए बाहर चलते हैं। ये आंकड़ा पिछले बरस 11 लाख पार कर गया। यानी बरसों बरस, यानी बीते 12 बरसों में इस देश के तकरीबन 1 करोड़ बच्चे बाहर चले गए। कल्पना कर पा रहे हैं? और बाहर जाकर वह जिस ट्यूशन फीस को देते हैं वह इस देश के सालाना बजट, जिसके दायरे में स्टेट का एजुकेशन बजट भी आ जाएगा, उससे भी कई गुना ज्यादा वो देना पड़ता है उन्हें। वहां पर वो बच्चे रईसों के बच्चे होंगे, पॉलिटिशियंस के बच्चे होंगे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होंगे, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के बच्चे होंगे, लेकिन ब्रेन ड्रेन तो हो गया। यानी आप इस देश में दो काम कर रहे हैं, एक तरफ मजदूरों को खड़ा कर रहे हैं और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और लाभार्थी योजना के तहत उनको रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी भी देश में जब जो सबसे युवा देश होता है, जैसे जापान था 60 से 80 तक, जैसे चीन एक वक्त हुआ, जैसे कोरिया हुआ, युवा जब जब ये हुए वहां पर प्रोडक्शन बढ़ा, रोजगार बढ़े, टेक्नोलॉजी का उपयोग ह्यूमन रिसोर्स के साथ जोड़ा गया। भारत में नहीं जोड़ा जा रहा है। भारत में अभी भी हमारे यहां का विशेषाधिकार तबका जो एवरेज 60 बरस की उम्र में आकर खड़ा है, वो सत्ता पर बैठा हुआ है और उस सत्ता पर बैठे लोग अपने हित के लिए उस तमाम चीजों का उपयोग और उपभोग कर रहे हैं जिसको इस बार जनता समझ रही है।
वो जान समझ रही है कि दरअसल उसके लिए कुछ भी चीजें बच नहीं पा रही। इसीलिए जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ शौचालय या शिक्षक नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जर्जर इमारत या फिर प्लेग्राउंड नहीं मान रहे हैं, वो स्वच्छ पानी और किताबों भर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, या फिर नीट की परीक्षा फिर से आप बेहतरीन कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि बहुत शानदार व्यवस्था है। सवाल यह है कि उनके पास रोजगार की परिस्थितियां खत्म हो गई, परिवार के भीतर वो देख रहे हैं 25 साल का जेंजी और 50 या 60 साल के उसके माता पिता, वह भी समझ गए। अभी तक मां बाप का संघर्ष था, बच्चे देखते थे, इस बार बच्चों का संघर्ष है, मां बाप उसमें शरीक हो रहे हैं। इसीलिए यह देश भर के भीतर का जो सवाल है, और इन सब के बीच हमें लगता है जब इन बच्चों की और तस्वीर आप देख पाएं, उससे पहले एक चीज और समझिए। एक सर्वे किया गया अमेरिकन बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, ब्लूमबर्ग ने उस पर एक स्टोरी की और बतलाया दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां के शेयर बाजार में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता है, यानी लीस्ट फेवरेट एशियन स्टॉक मार्केट, जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स के जरिए क्रिएट किया गया और जो सर्वे निकल कर आया, उसकी सबसे बड़ी वजह भारत के भीतर वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो, सेमीकंडक्टर का जिक्र हो, रेयर मटेरियल का जिक्र हो, चिप्स का जिक्र हो, आप इन सब से दूर हैं। ताइवान सबसे आगे है, उसको 55 स्कोर मिला, जापान को 50 का स्कोर दिया गया, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया 23 का स्कोर दिया गया। भारत इंडोनेशिया से भी नीचे है, फिलीपींस से भी नीचे है। चाइना को लेकर अक्सर कहा जाता था कि वहां पता नहीं कब एक पॉलिटिकल पार्टी है तो तानाशाही ना आ जाए, उसको -18 है और भारत का -32 है। पहले इस ग्राफिक को देख लीजिए, लीस्ट फेवरेट एशियन स्टॉक मार्केट, इंडिया सबसे नीचे है। तो क्या सरकार पूरे मंत्रिमंडल को इसीलिए बदलने जा रही है? वित्त मंत्री भी बदलेगा, कॉमर्स मिनिस्टर भी बदलेगा, एमएसएमई के मंत्री भी बदलेंगे, हर वो क्षेत्र जहां पर कहीं पूंजी जुड़ी हुई है वो सब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश का बंटाधार इस दौर में इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ मौजूदा सरकार के गवर्नेंस के तौर तरीकों ने कर दिया। और अब सरकार के खिलाफ लगने वाले नारे हों या फिर जनता का जुड़ाव सड़कों पर आकर खड़ा हो रहा हो, वो छात्रों की शक्ल में हो, वो किसानों की शक्ल में हो, वो कहीं मजदूरों की शक्ल में हो, या फिर किसी भी आंदोलनरत परिस्थितियों के बीच जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों चिता रहे हैं? इस देश के भीतर सरकार के ही आंकड़े जब कहते हो कि जो ग्रेजुएट है उसमें 40% को हम काम नहीं दे सकते हैं, बेरोजगार है, और जो बेरोजगार है उसमें 83% ऐसे युवा हैं जो आज की तारीख में उसके लिए हमारे पास कोई उपाय है ही नहीं। यानी बेरोजगार अगर पढ़ा लिखा है तो वो चुप कैसे रहेगा, और जब वो चुप नहीं रहेगा तो फिर वो सड़क पर आएगा। हमने कहा कुछ पलायन कर गए, कुछ का मोहभंग हो जाता है, वो टूट जाते हैं, खामोशी के साथ इस सरकार की व्यवस्था में कहीं झंडा उठाने लगते हैं, कहीं दरी बिछाने लगते हैं, और पॉलिटिकल तौर पर वह सत्ता के अनुकूल होकर उनके लिए काम करते हैं, या फिर चुनावी रैलियों में उनकी हिस्सेदारी नजर आती है। लेकिन इस दौर में सारे भ्रम टूट रहे हैं। हर किसी को समझ में आने लग गया कि यह स्थिति तो इस देश को ही डुबा देगी। तो क्या जानबूझ के 2047 में भारत विकसित हो जाएगा उसके नारे सरकार ने 2022 से लगाने शुरू कर दिए थे? 2022 में पहली बार लाल किले के प्राचीर से 2047 में भारत विकसित होगा इसका नारा लगाया गया था। और दुनिया के एजुकेशन हब के भीतर यह सवाल है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या इतना चरमरा चुका है जो अब छात्र यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तस्वीर देखिए, छात्रों की तस्वीरें हैं। कहाँ सम्मान की के गड्ढे में सामने आ रहे थे, तुम लोग सम्मान किए हो, यही पढ़ा रहे हैं हम। आंखों से देखेंगे बीपीएससी की वेबसाइट पर एकल परीक्षा के साथ
टीआरई 4 का विज्ञापन जब आ जाएगा तब शिक्षा मंत्री को हम लोग छोड़ देंगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तब नहीं करेंगे। मुश्किल यह नहीं कि जंतर मंतर से निकलकर झारखंड और झारखंड से निकलकर बिहार और बिहार से निकलकर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दिखाई देने लगे हों। सवाल यह है कि पहली बार इस देश के भीतर सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकार ने अपनी गवर्नेंस को सफल दिखाने के लिए और छात्रों के आंदोलन पर रोक लगाने के लिए उसने किया है। देश के भीतर एवरेज हर वो इंस्टीट्यूशन जहां पर मास लेवल में लोग काम करते थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। वो कोई भी इंडस्ट्री हो, वो चाहे टेक्सटाइल एनर्जी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पर हो, चाहे एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो, वो चाहे डायमंड इंडस्ट्री हो, सब चीजें ध्वस्त होनी शुरू हो गई क्योंकि आपके पास देश के भीतर इस देश के ह्यूमन रिसोर्स को संभालने और उसको गति देने के लिए, अवसर देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए, उसकी कमाई और कमाई के जरिए इस देश की इकोनॉमी को गतिशील बनाने के लिए आपके पास कुछ विजन ही नहीं बचा। कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? झारखंड के गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट है, कितने ट्राइबल्स को काम मिला है? उन्हीं की जमीन ली गई, नियम कायदे बदले गए, उस जमीन को कहकर किया गया कि उसकी बिजली मिलेगी। बिजली बांग्लादेश में बिकनी शुरू हुई, उससे झगड़ा झंझट शुरू हुआ, वहां से पैसा नहीं आया, घाटे में नहीं होना चाहिए, फिर यहां से खरीदारी शुरू हो गई। उसके लिए जो कोयला आ रहा था वो यहां कोयला निकालने में ज्यादा पैसे लगते हैं तो बाहर से ले आइए, ऑस्ट्रेलिया से ले आइए, इंडोनेशिया, मलेशिया से ले आइए कोयला। यानी एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है जिसमें पैसा बनते चला जाना चाहिए, लेकिन उस पैसे में इस देश की ह्यूमन रिसोर्स की कोई भागीदारी बिल्कुल ना हो। तो यह क्या पूरा का पूरा नजरिया इस दौर में जो उभर पा रहा है वो इसीलिए है। खड़े हो जाइए। नहीं, जनगण मन शुरू होगा, खड़े हो जाइए। जी, अब बैठ जाइए और सोचिए। ये बंगाल है, सबसे बड़ी राजनीतिक जीत बीजेपी ने हासिल की है। विरोध का तरीका एकमात्र सड़क पर जमा होकर रोजगार मांगने का यही हो गया। अब जनगण मन गा लिया जाए और विरोध दर्शा दिया जाए। बिहार की भी तस्वीर आपने देख ली, वहां भी बीजेपी ने जीत भी हासिल की और पहली बार उसका मुख्यमंत्री भी है। इसीलिए दिल्ली में घबराहट है। पुलिसिंग डेमोक्रेसी चलेगी या नहीं चलेगी? जो बजटिंग हो रही थी वो चलेगी या नहीं चलेगी? और इन सब के बीच अगर सब कुछ बदल देंगे तो क्या वक्त कुछ मिल जाएगा और उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है? सवाल ही नहीं है। 25 से 50 बरस तक के अंतर के साथ इस देश की सरकार और उसमें शामिल मंत्री इस देश के उन युवाओं से इतनी उम्र का अंतर रखते हैं। वो उनके भीतर और उनके भीतर का ज्ञान, उनके भीतर की उत्कंठा, सवाल जवाब दे पाने की स्थिति में इस वक्त ना तो पार्लियामेंट है ना ही पीएमओ है। शायद वो समझने लगा है, इसीलिए घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।